नमस्कार विद्यार्थियों। आज आपके सामने एक ओरिएंटेशन कम क्लास फॉर नेट यूजीसी सीएसआईआर मैथमेटिकल साइंस में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से हम नेट एग्ज़ाम को पास करें और पास करने से होगा क्या, इसका परिणाम क्या होगा। अगर ये हमें पता होगा फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेट को कैसे पास करें, क्या हमारा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, क्या हमारी रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए और इसका पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। और ये जो सिलेबस है, ये जो कक्षा कार्यक्रम है, ये कक्षा कार्यक्रम आपका समान रूप से उपयोगी रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपका 600 नंबर का जो मैथमेटिक्स आता है उसमें भी ये समान रूप से उपयोगी रहेगा, उसमें भी। और साथ में 200 नंबर का मध्य प्रदेश जीके होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप तभी अपियर हो पाएंगे जब आप या तो सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किए हों या फिर सेट क्वालिफाई किए हों। तो मुझे लगता है कि हमने नेट के लिए मैथमेटिकल, दिस इज ओरिएंटेशन क्लास। बेसिकली ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि हम पहली बात तो हम 3-4 प्रश्नों के जवाब देंगे कि सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल साइंस में हम लोग क्यों पास करें, वाई सीएसआईआर नेट। पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि नेट क्यों, और नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स में 4th सेमेस्टर में या 3rd सेमेस्टर के छात्र हैं, फाइनल ईयर के 3rd ईयर के 3rd सेम के छात्र हैं, या आप 4th सेम के छात्र हैं, तो आप ये नेट की एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। पहली बात तो आपको एमएससी में 3rd सेमेस्टर में या फिर 4th सेमेस्टर के छात्र होना चाहिए आपको, तो आप नेट एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। नेट में क्या होगा, और ये नेट किस में होता है, मैथमेटिकल साइंस होता है, मैथमेटिक्स में नहीं, मैथमेटिकल साइंस। सिलेबस देखेंगे कुछ इसमें स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट है। नेट पास करने से होगा क्या, क्या होगा नेट पास करने से। नेट अगर हम पास कर लेते हैं, सीएसआईआर कराता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहां 3 कैटेगरी में हम लोग अपने आप को बांट सकते हैं। ये डिपेंड करेगा मेरिट पे। 200 अंकों का पेपर होगा, 200 मार्क्स का, और जिसमें से जितने नंबर आएंगे मेरिट बेस्ड पे हम इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऑन बेस्ड ऑफ द मेरिट, ऑन बेस्ड ऑफ मेरिट। कितनी कैटेगरी में, पहली कैटेगरी ये होगी जिनके अच्छे नंबर आते हैं, वो नेट क्वालिफाई करेंगे विथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जीआरएफ मिलेगा। और ये जो नेट है, ये जीआरएफ के साथ साथ क्या होगा, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर। वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी के लिए भी एलिजिबिलिटी प्राप्त कर ली। तो यानी जीआरएफ इसका सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने पे हायर रैंक आएगी, तो हायर रैंक पे आपको जो फर्स्ट कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा नेट जीआरएफ। थोड़ा कंस्टेंट ये है कि इसकी अधिकतम आयु जो है 28 वर्ष होनी चाहिए जीआरएफ प्राप्त करने के लिए। नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा, और आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप फाइंड आउट प्राप्त कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि फेलोशिप का मतलब क्या है। पहले तो हमें समझ जाया है हम कर क्यों रहे हैं। ये अगर कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। ये फेलोशिप से अपन क्या करेंगे, फेलोशिप से आप जहां भी रिसर्च करेंगे, पीएचडी प्रोग्राम में जहां भी आप एडमिशन ले लेंगे, आप आईआईटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप एनआईटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर जो हायर इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आईसर भोपाल है, या आईसर अन्य जगह हैं, टीआईएफआर है, आईआईएससी है, टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बहुत स्कोप है। कई लोग कहते हैं गणित में पास करने के बाद करेंगे क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है,
आईसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये हायर इंस्टीट्यूट्स हैं। इनके साथ साथ आप आईआईटी में एडमिशन ले लो। आईआईटी लगभग लगभग 23 आईआईटी हैं, 23 आईआईटीज हैं। 23 आईआईटी में आपको पीएचडी के लिए एडमिशन मिल जाएगा, एनआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा। काय के लिए? रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए। ये तभी मिलेगा जब आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई होंगे। आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं वैसे ही आपको प्रति माह आपको फेलोशिप मिलने लगेगी, और ये फेलोशिप का अमाउंट बहुत अच्छा होता है। आपको पढ़ाई में, रिसर्च में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है किसी भी आईआईटीज में, एनआईटीज में, यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे और रिसर्च कहाँ कर सकते हैं? जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में, वहाँ सब जगह आप इस जेआरएफ के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ आपको फेलोशिप मिलेगी। ये कोई इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं देते हैं। ये कौन फेलोशिप देता है? CSIR और यूजीसी, दोनों जॉइंट वेंचर, दोनों। कुछ फेलोशिप CSIR देता है, कुछ यूजीसी देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं CSIR UGC नेट एग्जाम। बात एकदम स्पष्ट हो गई। बात यह है कि पहली अच्छी रैंक आने पे, अच्छी रैंक अब आप सोचेंगे 200 में से कितने नंबर आने चाहिए, तो पिछली बार लगभग 120 जिनके अंक आ गए हैं 200 में से, उनको जेआरएफ अवार्ड हो गया है। उससे भी कम पे हो गया है, लेकिन अगर 120 तक अगर आपके अंक आ जाते हैं आउट ऑफ 200, तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। आप सोचेंगे ये तो बहुत कम है, 60% के आसपास है, तो हमें 55 to 60% मार्क्स पे हमको जेआरएफ अवार्ड हो जाएगी। बात स्पष्ट है? मान लीजिए आपके इतने नंबर नहीं आ पाए हैं, अब कितने नंबर आ रहे हैं? सेकेंड कैटेगरी क्या है? आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करेंगे, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करेंगे। पहला तो आपको जेआरएफ हो जाएगा, और जेआरएफ का जो क्राइटेरिया है, पिछली बार मेरे एक विद्यार्थी का हुआ है, उसका 120 नंबर आए हैं 200 में से, तो लगभग उससे जेआरएफ मिल गया, लगभग क्या मिल ही गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के तो इससे कम अंक आए, 120 से कम अंक आए, तो वो यहाँ पे क्वालिफाई हो गए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन किसी विश्वविद्यालय में, किसी संस्थान में, पीएससी से जो परीक्षाएं होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ आप एलिजिबल हैं। वहाँ आप क्या हैं? एलिजिबल हैं। मतलब एलिजिबल कहना चाहिए या ये कहना चाहिए, वहाँ एग्जाम में आप अपीयर हो जाओगे। MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होता है, वहाँ अपीयर हो जाओगे। या किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या है? एलिजिबल है। विदाउट PhD, विदाउट हैविंग PhD, यू आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। तीसरी कैटेगरी है, अभी इस बार से ही शुरू किया है, एक पहला बैच आ गया है, कि अब किसी भी विश्वविद्यालय में PhD अगर हमको करना है तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। पहले हर विश्वविद्यालय अलग अलग अपनी एग्जाम कराता था। जीवाजी विश्वविद्यालय अलग करा रहा है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अलग करा रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसमें थर्ड कैटेगरी है, क्वालिफाइड फॉर PhD एडमिशन ओनली। PhD एडमिशन ओनली। आप काय के लिए क्वालिफाई हो रहे हो? केवल PhD में एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे, अगर आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं 200 में से। 200 में से नंबर कैसे स्कोर करेंगे, इसकी हमारे पास अलग रणनीति रहेगी, लेकिन पहली रणनीति है कि हम अच्छे नंबर ला रहे हैं तो आप जेआरएफ मिल जाएगा। जेआरएफ के दो फायदे, एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई हो गए, यानी ये कैटेगरी भी शामिल है इसमें, सेकंड कैटेगरी। दूसरी, आपको फेलोशिप मिल गई, आगे रिसर्च करने के लिए फेलोशिप मिल गई। और अगर आप फेलोशिप फाइंड आउट कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर उसी में इंक्लूडेड है। तो 200 अंक की परीक्षा पास करनी है अपने को, 200 अंक में अपने को अच्छे नंबर लेके आना है, मतलब 60% अगर हम टारगेट रखें तो हमारा काम हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी मैंने बताया आपको MSc होना चाहिए, MSc या फिर MA भी मैथमेटिक्स में होता है कई यूनिवर्सिटीज़ में, MA मैथमेटिक्स, क्योंकि कहा जाता है कि मैथमेटिक्स आर्ट भी है और साइंस भी है, तो MA इन मैथमेटिक्स दे आर आल्सो एलिजिबल टू बिकम ए असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आप BSc MSc में बहुत सारे पेपर पढ़ते हैं, इसकी हम परीक्षा पद्धति देख लेते हैं क्या है। CSIR UGC नेट एग्जाम अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चररशिप। लेक्चरर पहले बोलते थे, अब इसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर बोलने लगे हैं। जब भी छठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई 6 पे कमीशन की, पहले यूनिवर्सिटी में
ये चलता था कि लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर, अब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। सिलेबस इसका जो डिजाइन किया है वो CSIR ने, क्या है सिलेबस में, क्या इसकी पद्धति है, वो समझने की कोशिश करते हैं। 3 घंटे का आपको एक पेपर देना पड़ेगा और मैक्सिमम मार्क्स हैं जो मैंने आपको बताया था वो 200 हैं। आपको 200 नंबर की एग्जाम देनी है और आपने अब 200 नंबर की एग्जाम में पूरा पेपर जो आपका है बेसिकली वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, ऐसे समझ लेते हैं अपन। 200 अंकों का पेपर है और 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी, तीनों 3 घंटे में देना है, और तीसरा है आपका पार्ट सी। मैथमेटिक्स वाले ध्यान देंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जो इसका सिलेबस है वो बेसिकली मैथमेटिक्स नहीं है, BSc MSc का मैथमेटिक्स नहीं है। पार्ट ए में सामान्य जनरल अवेयरनेस के, सामान्य साइंस के, ये जीके भी नहीं है, ध्यान से समझिए। आर्ट्स के सब्जेक्ट में जीके पूछते हैं, इसमें जीके नहीं है। इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछ लेते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और क्या पूछ लेते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रीजनिंग के सवाल पूछ लेते हैं, रीजनिंग पूछ लेते, तर्क शक्ति परीक्षण पूछ लेते। इस तरह से इसमें 20 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं पार्ट ए में, 20। पार्ट ए में आपके 20 सवाल आएंगे। 20 में से आप देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, 20 में से आपको केवल 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यू हैव टू आंसर एनी 15 आउट ऑफ 20 पार्ट ए में। और ये जितने भी सवाल आते हैं 20, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं बेटा। एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन जो सही होगा उसको आपको टिक करना है। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट ए में। कैसे रहेंगे, जनरल साइंस, ये जीके नहीं है, ध्यान दें, ये जनरल स्टडी नहीं है। इसमें पॉलिटी से, सोशोलॉजी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हम लोग पेपर भी डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम के। क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। बेसिकली हमको आंकड़ा दिया है, डाटा इंटरप्रिटेशन करना है, या कोई आंकड़ा दिया है उससे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, या कोई सीरीज दे दी है तो उसका अगला टर्म क्या है। ये सारे सवाल यहाँ पे 20 सवाल होंगे और 20 में से आपको यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 15। देखो कितना बढ़िया है, अटेम्प्ट एनी 15। ये पहला है, ये 8 से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ 15 में से 20 सवाल करने, 15 सवाल करने हैं और एक सवाल 2 नंबर का है, तो हम यहाँ पे 30 अंक अर्जित करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस सेक्शन में 30 अंकों का ये सेक्शन है 200 में से। आइडियल स्थिति ये है कि हम 15 के 15 सवाल अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आइडियल स्थिति नहीं, संभव नहीं है व्यवहार में। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ 8 से 10 सवाल हमारे ठीक हो जाएं। 8 से 10 सवाल हमारे ठीक हो जाएंगे तो हमारे यहाँ 16 नंबर अपन मान के चलते हैं, 16 से 20 नंबर हम यहाँ अर्जित करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो रणनीति होगी वो रणनीति कैसी होनी चाहिए, एकदम फीजेबल होनी चाहिए। जो मैं आइडियल बात नहीं करेंगे, नहीं हम 15 के 15 सवाल सॉल्व कर देंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है ना इसमें पार्ट ए में, यानी निगेटिव मार्किंग का मतलब ये होगा बेटा कि हमको क्वेश्चन छोड़ने के भी नंबर मिल रहे हैं। क्वेश्चन अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया तो 25% क्या हो जाएगा, आपके मार्क्स चले जाएंगे। यानी इसका फार्मूला होगा 4R - W। अगर आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन सही कर दिए हैं और 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, 4 × 10 - 5, यानी आपके 35 ही अंक रह जाएंगे। ये 10 कितने नंबर का सवाल, 2 नंबर का है, तो 2 × 10 - 5, यानी आपके कितने नंबर आएंगे, केवल 15 ही नंबर आ जाएंगे। 2R - W, 25% आपका क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। 1/4 यानी 4 सवाल सही करोगे आप और 1 आपने गलत कर दिया तो आपके सवाल कुल कितने सही रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। तो हम की राइट संख्या कितनी आएगी, 4 राइट, यानी 4R - W।
यानी इसका मतलब क्या होगा कि आपको 25% नेगेटिव मार्किंग है इसकी, 1/4। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इसमें हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए? प्रयास ये रहना चाहिए कि हम 10 सवाल तक ठीक से कर लें। अगर आप 8 भी कर पाते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मान के चलता हूं, आप साइड में लिखते रहेंगे कि 16 नंबर मैंने यहां पे अर्जित कर लिए, 16 अंक। कितना आसान है जीआरएफ क्वालिफाई करना मैथमेटिक्स में, कितना आसान है अगर हम स्ट्रेटेजी से चले। हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को देख के, सिलेबस को देख के, और उचित मार्गदर्शन नहीं है तो हम घबरा जाते हैं और हम एमएससी करके दोबारा से हम जो होते हैं जीआरएफ के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं। इसका पार्ट ए में हमने 16 अंक प्राप्त करने की कोशिश की। अब पार्ट बी है, पार्ट बी और पार्ट सी, ध्यान से समझिए। पार्ट बी और पार्ट सी, ये दोनों ही पार्ट क्या हैं, गणित से हैं। इसमें अब मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। अब आप तैयार हो जाइए कि जो आपने बीएससी में पढ़ा है और एमएससी में पढ़ा है वो मैथमेटिक्स आपका तैयार होना चाहिए, पार्ट बी और पार्ट सी। इसमें भी एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी में आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 3 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 3 नंबर का एक सवाल है। टोटल सवाल कितने होंगे बेटा? 40। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 25। बिल्कुल ऐसा लग रहा है एमएससी वाला एग्जाम हो रहा है। 40 सवाल आपको आएंगे, 1 से 40 पार्ट बी में। आप कोई भी 25 कर दो, कोई चॉइस नहीं कि पहले 25 करना है दूसरे 25 करना है, कोई भी 25 कर दो। आपको बड़ा आसान लग रहा होगा कि 40 में से 25 सिलेक्ट करने हैं। और इसका जो हाईएस्ट स्कोर है, मैक्सिमम मार्क है पार्ट बी में, वो है 75। आप यहां अधिकतम 75 स्कोर कर सकते हो। अब आपको क्या लग रहा है कितने सवाल सॉल्व करने चाहिए? कितने करने चाहिए? हमारा प्रयास रहे कि हम यहां पर 18 से 20 सवाल सॉल्व कर दें। हम 25 नहीं कर पा रहे हैं, 18 से 20 सवाल सॉल्व कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमने 18 सवाल भी सॉल्व किए तो कितना स्कोर हो गया? 18 तिये 54, 54 स्कोर हो गया। तो आपका 16 स्कोर पार्ट ए में था, 54 यहां हो गया। और भी कम कर सकते हैं, मान लीजिए 15 ही सवाल सॉल्व किए तो 45। ये हम अधिकतम की बात करें, कोई 25 सवाल आइडियल कंडीशन में सॉल्व नहीं हो पाते। कई सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे हम तैयारी करके जाते हैं, प्रश्न का लेवल ऐसा होता है कि हम ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मैथमेटिक्स में नेट क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान है, हलवा है मतलब। यहां जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू होंगे, मतलब एक क्वेश्चन का 4 विकल्प सही होंगे। आप लोग जानती हैं, एमसीक्यू मुझे बताने की जरूरत है नहीं। और इसमें से एक कोई ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। 4 में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान से समझिए। ये मैं बार बार इस पर क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। पार्ट सी में थोड़ी स्थिति अपनी बदल जाएगी। जो तीसरा पार्ट होगा प्रश्न पत्र का वो क्या होगा बेटा? पार्ट सी। थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपके 60 क्वेश्चंस होंगे। आपको अटेम्प्ट केवल 20 करने हैं, ओनली 20, जो कितना आसान है। 1/3 अटेम्प्ट करने हैं आपको। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60। एक क्वेश्चन इसमें 4.75 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 4.75 मार्क्स का। अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, समझ लीजिए, तो आपका हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा? 95। 20 इंटू 4.75, हम लोग मैथमेटिक्स के हैं तो 95, ये हाईएस्ट है। आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, अभी आपका स्कोर कितना हो रहा है? आपने वहां पे देखा 16 + 54 कितना हो गया? ये पार्ट ए का स्कोर है, ये पार्ट बी का स्कोर है। कितना हो गया? 70 हो गया। कितना हो गया? 70। अगर आप यहां पे 10 सवाल भी अटेम्प्ट कर देते हैं, मिनिमम मान के चलिए 10, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 4.75 कितना हो गया? 47.5। अगर 47.5 नंबर यहां ऐड कर लीजिए तो आप समझ रहे हैं कितने हो रहे हैं? 7।
117 नंबर हो रहे हैं, मतलब लगभग आप जीआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आप देखिए कितना हमने कम कम स्कोर जोड़ा है कि हम केवल 10 सवाल, अगर आपने इसमें मान लीजिए 15 सवाल सॉल्व कर दिए तो आपका भी 10-15 सवाल अगर आप कर पाते हैं तो 15 इंटू कितना 4.75 कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 12, 71 नंबर, राइट। 71 नंबर का मतलब होगा कि अगर आपने यहां पे 47 की जगह 71 नंबर ले लिए तो आप तो टॉप ही कर जाएंगे। 141 नंबर आउट ऑफ 200 आप क्या हो जाएंगे, आप यूजीसी जीआरएफ में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। मतलब देखिए आपकी चॉइस ऑलरेडी है, उसके बाद भी अपन ने कम कम प्रश्न सॉल्व किए हैं, उसके बाद भी हम काय पे आ रहे हैं, सिलेक्शन के लेवल पे आ जा रहे हैं, जीआरएफ क्वालिफाई कर जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात इतनी आसान है। इसके लिए हमें करना क्या है, पार्ट सी का नेचर थोड़ा हमें समझने की जरूरत है बेटा। पार्ट सी में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट सी ये दोनों मैथमेटिक्स से आएंगे। काहे से आएंगे, मैथमेटिक्स से आएंगे, दोनों ही मैथमेटिकल साइंस से आएंगे, जिसका सिलेबस है निर्धारित सिलेबस है। पार्ट सी का जो नेचर है वो कुछ इस तरह का है, इसमें एमसीक्यू नहीं होते हैं। नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि जिसका सिंगल आंसर करेक्ट हो, सिंगल आंसर करेक्ट हो, ऐसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। पार्ट सी में मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। इसमें क्या होता है, एक साथ एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं इसमें। भाई ये क्वेश्चन भी तो 4.75 मार्क्स का है ना, कोई आसान थोड़ी है। मतलब आसान मतलब क्रेडिट भी ज्यादा मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपने जितने करेक्ट ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शन है, जितने करेक्ट ऑप्शंस हैं वो करेक्ट ऑप्शंस आपने टिक कर दिए। मान लीजिए इसमें ए और सी करेक्ट है, आपने ए भी टिक कर दिया और सी भी टिक कर दिया, बी और डी गलत हैं तो आपने छोड़ दिए, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 4.75। मान लीजिए एक आंसर करेक्ट है और बी करेक्ट नहीं है, ये आपने टिक कर दिया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। या आपने सी, ए बी सी डी में से ये आपका करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट था, तो ये करेक्ट आपसे छूट गया तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें लॉस कुछ नहीं है इस सेक्शन में, क्योंकि इस सेक्शन में पार्ट सी में नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ गए बात को। आपको जितने करेक्ट ऑप्शंस हैं वो सारे करेक्ट ऑप्शंस आपको टिक करने हैं, कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है और कोई भी करेक्ट ऑप्शन को आपको छोड़ना भी नहीं। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कोई क्वेश्चन जो दिया जाता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का दिया जाता है, एक विवरणात्मक प्रश्न होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का प्रश्न होता है, और उसको समझ के हमें उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मल्टीपल पॉसिबिलिटी है कि दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो हमें कई बार क्या लगता है कि चारों ही ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो चारों ऑप्शन लगा दीजिए। तो अगर हम सारे करेक्ट ऑप्शन डिटेक्ट कर लेंगे तो हम यहां पे इस पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो कितना आसान है, हमारा टारगेट है 120 नंबर लाने का, और अगर हम थोड़ा सा भी ठीक करेंगे तो 122, 125, 130 नंबर आ जाएंगे। जीआरएफ क्वालिफाई करना आसान है, वेरी सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है। काय में, मैथमेटिकल साइंस में। अब आप सोचेंगे, अब अगला सवाल हमारा ये है, ओरिएंटेशन समझ गए, ओरिएंटेशन समझ गए कि हमें करना क्या है, क्यों करना है। क्योंकि एमएससी के बाद एक अच्छा कैरियर होता है, नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जब हम पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी करने के बाद अपने को लगता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, रिसर्च कर लीजिए, आगे अच्छे अच्छे संस्थान में चले जाइए। तो मैथ्स में अच्छे लोगों की कमी है, बेसिकली अच्छे स्टूडेंट्स की कमी है मध्य प्रदेश में। अगर आप मान लीजिए तो मुझे लग रहा है कि पूरे साल में बहुत ज़्यादा संख्या में डबल डिजिट भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं लोग नेट में, अपीयर ही नहीं होते हैं, बड़ा डर लगा रहता है नेट क्या है। अब हम कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि इसका
सिलेबस क्या है। पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग कितने की 25%, पार्ट सी में नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। पहले 2005 में जब ये नेट हुआ करता था तो लिखना पड़ता था, देयर विल बी 40 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10, जैसे हम लोग एमएससी में सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ पे लिखना पड़ता था, और फिर उसके बाद में अंक मिलते थे। लेकिन अब उसको खत्म कर दिया है, तो क्या कर दिया, अब डिस्क्रिप्टिव नेचर कर दिया पार्ट सी का। बात आसान है, मुश्किल है, आसान है, आसान है, ऐसा अपन मान के चलते हैं। अब हम देखते हैं कि पढ़ना क्या पड़ेगा अपने को। पढ़ना क्या है, अपन पढ़ने के लिए सिलेबस देखने की कोशिश करते हैं, और सिलेबस में जो पार्ट हैं उनको अपन तय रणनीति के साथ कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, किस पुस्तक से पढ़ना है, और नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। सिलेबस जो पार्ट बी और पार्ट सी का, देखो हमारे पास बेसिकली दो पार्ट्स में अपन इसको बांट लेते हैं। किसको, सिलेबस को। आप लोग ध्यान रखेंगे, एमएससी का सिलेबस और बीएससी का सिलेबस। एक पार्ट में हम क्या बांट लेते हैं, प्योर मैथमेटिक्स। प्योर का मतलब ये नहीं है कि ये प्योर है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली है, ऐसा नहीं है। प्योर का मतलब है कि यहाँ पे हमको प्रिंसिपल्स डेवलप करने पड़ते हैं। प्रिंसिपल्स क्या करने पड़ते हैं, डेवलप करने पड़ते हैं। प्योर मैथमेटिक्स, कुछ पोर्शन है जो हम प्योर मैथमेटिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या है, जैसे मॉडर्न एलजेब्रा, मॉडर्न एलजेब्रा ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। मॉडर्न एलजेब्रा, मॉडर्न एलजेब्रा हम लोग पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। दूसरा क्या है, लीनियर एलजेब्रा। लीनियर एलजेब्रा, मॉडर्न एलजेब्रा आप पढ़ेंगे, देखेंगे पहले तो अपन देखेंगे इसका सिलेबस क्या है और किस किताबों से पढ़ना और कैसे अपने को स्टडी करनी है। तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये भी पढ़ेंगे बेटा। और चौथा क्या है अपना, रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। रियल, कॉम्प्लेक्स, लीनियर और मॉडर्न एलजेब्रा। इसके अलावा दो प्योर के टॉपिक और हैं, एक है अपना टोपोलॉजी और क्या है अपना फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस। तो हमारी रणनीति क्या रहेगी, देखिए हर चॉइस में आपने देखा है पार्ट ए तो छोड़ ही देते हैं, पार्ट ए में तो मैथमेटिक्स आना नहीं। पार्ट बी, पार्ट सी में, पार्ट बी में आपके कितने सवाल हैं, पार्ट बी में आपके पास कितने सवाल हैं 40, करने कितने हैं पार्ट बी में 25, कितने करने हैं 25। तो जो सवाल अपने को छोड़ने हैं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जिन पोर्शन, जिस सेक्शन को अगर ठीक से तैयार करें तो ऐसा तैयार करें कि उससे कोई सवाल छूटे नहीं, और जिसको अगर अपन थोड़ा थोड़ा तैयार कर रहे हैं तो उसको ऐसा करें कि उससे अगर सिंपल सवाल आ जाए तो हमारा छूटे नहीं, कठिन सवाल को अपन प्रणाम कर लेंगे, सॉरी। तो यहां हम फंक्शनल और टोपोलॉजी के कठिन सवाल को टच करने की कोशिश नहीं करेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा में सारे सवाल सॉल्व करेंगे, लीनियर पूरा सवाल, कॉम्प्लेक्स पूरा, रियल पूरा। कुछ पोर्शन जो बहुत ज़्यादा कठिन सवाल आ जाता है उसको हम क्या कर देंगे, उसको अथवा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें 40 में से चॉइस है, 25 सवाल ही सॉल्व करने प्योर में। लेकिन जो पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका, वो मॉडर्न अलजेब्रा होना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होना चाहिए। और रियल में जो सवाल आते हैं, कहाँ से सवाल आते हैं, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन से सवाल आते हैं। और कहाँ से आते हैं, और कहाँ से आते हैं आपके कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस कौन सा बेटा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और कहाँ से सवाल आते हैं अपने, और कहाँ से सवाल आते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और कहाँ सवाल आते हैं, कई बार ये अपना मीट्रिक स्पेस के भी सवाल आ जाते हैं, मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। इसमें कॉम्पैक्ट सेट सिलेबस है पूरा, लेकिन मैं जहाँ आपको कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट, यहाँ से भी सवाल आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ जो टॉपिक है रियल एनालिसिस में बहुत भारी भरकम है, ऐसे नहीं कि हम बहुत घबरा गए कि बोले रियल कितना पढ़ेंगे सर, वैसी थ्योरम समझ में नहीं आती है, बल्टर रूडिन तो एमएससी में समझ में नहीं आई, अब यहाँ क्या करेंगे। नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कई लोगों ने तो बल्टर रूडिन देखी नहीं होगी,
बल्टरू ने देखी नहीं, एमएससी कर ली, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कंटिन्यूस फंक्शन, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज एंड मीट्रिक स्पेस में जो पॉइंट टोपोलॉजी होती है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप समझिए, ऐसे ही मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा अपन सिलेबस वाइज देखेंगे। लेकिन इसमें एक बात समझ लीजिए आप, प्योर पढ़ने का तरीका क्या है बेटा। प्योर पढ़ने का तरीका नंबर 1, किसी भी थ्योरम का प्रूफ नहीं आता है, पहले तो रिलैक्स हो जाइए कि हमें भारी भरकम थ्योरम है उसका 2-2 पन्ने का प्रूफ करना है। साइलो थ्योरम है, मॉडर्न अलजेब्रा में, अब साइलो थ्योरम का अपने को प्रूफ करना है। नहीं, याद नहीं रखना है, प्रूफ आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि वहां लिखने वाला तो पेपर हो नहीं रहा है। पेपर कैसा हो रहा है? ऑब्जेक्टिव हो रहा है। थ्योरम के प्रूफ्स आपको याद नहीं करने हैं, थ्योरम्स के प्रूफ्स आपको याद नहीं करने हैं। फिर आपको क्या याद करना है? प्योर पढ़ने के लिए आपको क्या याद करना है, समझिए। नंबर 1, बिल्कुल नंबर 1, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस, अगर डेफिनेशन हमें ठीक से पता होगी किसी भी टॉपिक की तो हम ठीक से उसे अप्लाई कर पाएंगे। डेफिनेशंस प्लस एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल, हमने कहा ये नॉर्मल सब ग्रुप है, मान लीजिए नॉर्मल सब ग्रुप है, और नॉर्मल सब ग्रुप की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, प्लस इसका क्या आ जाना चाहिए? एग्जाम्पल भी आ जाना चाहिए। तो आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स अगर आपके दिमाग में हैं तो आप वहां पे काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो। तो आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए प्योर में। कॉम्पैक्ट सेट तुरंत याद होना चाहिए। एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर एकदम याद होना चाहिए। परमुटेशन ग्रुप याद होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म याद होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है डेफिनेशंस तो आप प्योर में सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहली शर्त है कि आपको सारी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। सिंपल ग्रुप क्या होता है? और सिंपल ग्रुप ही नहीं पता तो आगे काम कैसे करेंगे? इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? अगर आपको इंटीग्रल डोमेन ही नहीं पता है, अब इसमें इंटीग्रल डोमेन में डेफिनेशन याद रखनी है आपको, भारी भरकम थ्योरम याद है। अगर आपको फील्ड पता है तो आप फील्ड पे बात कर लेंगे या नहीं कर लेंगे बताइए? अगर आपको सुप्रीमम पता है और इन्फीमम पता है तो आप रियल एनालिसिस में बात कर लेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? पहली बात, पहला जो रियल प्योर के, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, रियल हो, लीनियर हो, टोपोलॉजी हो, फंक्शनल हो। दूसरी बात क्या है? हमें सारी थ्योरम्स के क्या याद होना चाहिए? थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स याद होने चाहिए। स्टेटमेंट्स क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। समझिए, नेट एग्जाम का पास करने का मैथमेटिक्स में एक ही रामबाण तरीका है। वो तरीका ये है कि थ्योरम्स के अगर आपको स्टेटमेंट्स याद है, साइलो का फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, सेकंड थ्योरम क्या कहता है, लैग्रांज थ्योरम क्या कहता है, तो उन थ्योरम्स के स्टेटमेंट को हम अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं जल्दी बताओ? अप्लाई करते हैं हम लोग। वी विल अप्लाई, मैं हिंदी भी लिख लूंगा, कुछ बच्चे हिंदी में, हालांकि एमएससी तो अंग्रेजी में होती है। वी विल अप्लाई स्टेटमेंट्स ऑफ थ्योरम्स। अब मान लीजिए हमने कहा एक थ्योरम आती है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर टाइप का है, वेयर पी इज ए प्राइम। ये कई बार ये सवाल पूछते हैं, किसी ग्रुप का ऑर्डर कैसा टाइप का है? पी स्क्वायर है, वेयर पी इज प्राइम। पी कैसा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है। समझ आ रहे हैं? अब उन्होंने पूछ लिया व्हाट अबाउट द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49। 49 कैसा होगा? तो आप देखिए, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है, थ्योरम है, तो ये ग्रुप कैसा होता है? अवेलियन होता है। कैसा होता है? अवेलियन होता है। तो 49 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर और 7 प्राइम है, तो ये ग्रुप भी 100% क्या होगा? जल्दी बताओ। अवेलियन होगा। बोलो हाँ या ना? और अवेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। एवरी सब ग्रुप ऑफ अवेलियन ग्रुप इज व्हाट? अगर ग्रुप अवेलियन है तो एक थ्योरम यही है कि इसका जो सब ग्रुप होगा वो कैसा होगा? जल्दी बता दो। नॉर्मल होगा। होगा या नहीं होगा? तो ऑर्डर ऑफ जी अगर 49 है तो 49 ऑर्डर के ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? अवेलियन होंगे। हमने कुछ भी प्रूफ नहीं किया, केवल हमें 2 थ्योरम्स याद थी। दूसरा और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अगर 49 है तो लैग्रांज थ्योरम क्या कहता है कि अगर जी का कोई सब ग्रुप एच है तो एच का जो ऑर्डर होगा वो जी के ऑर्डर को क्या करेगा बेटा? डिवाइड करेगा। अपन सिस्टमेटिक
सिलेबस पढ़ेंगे पूरा, लेकिन मैं बता रहा हूं ऑर्डर ऑफ एच क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो यानी सब ग्रुप का ऑर्डर वही हो सकता है जो 49 के डिवाइजर्स हों। या तो जो एच का ऑर्डर है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, या तो 1 हो जाए, या क्या हो जाए 7 हो जाए, या एच का ऑर्डर क्या हो जाए 49 हो जाए, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये हमने कहा 3 थ्योरम अप्लाई की, एक तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी स्क्वायर, देन जी इज अवेलियन। अगर अवेलियन है तो इसका हर सब ग्रुप क्या होगा, जल्दी बोलो, नॉर्मल होगा। और क्या है, अगर नॉर्मल, अगर इसके ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 1, 7 या 49। तो हमें इसमें केवल आपको नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन पता थी आपके पास, और क्या पता था आपको, लैग्रांज थ्योरम पता थी, और इस थ्योरम का स्टेटमेंट पता था। तो हम इस तरह से कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। आपको बिल्कुल कलम उठाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। प्योर में सबसे बड़ी बात क्या होती है, रिजल्ट हमें पहले से पता होते हैं, भारी भरकम कैलकुलेशंस होते नहीं हैं, केवल आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि एक थ्योरम को कहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। तो पहली बात क्या होगी कि डेफिनेशंस, दूसरी बात क्या होगी, थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स आपके मुंह जबानी होना चाहिए। वेरेस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम एकदम याद होना चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एकदम याद होना चाहिए, साइलो थ्योरम एकदम, साइलो फर्स्ट थ्योरम एकदम याद होना चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म याद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, याद है आपको तो अभी याद है। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कोसेंट ग्रुप। तो थ्योरम के स्टेटमेंट्स आप याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, पर्टिकुलर किताब से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जहां से नेट का पेपर लगभग लगभग ट्यून्ड होता है, उन्हीं पुस्तकों को रेफरेंस लेके नेट के पेपर से सवाल रखे जाते हैं। तो ये समझ गए। तीसरा क्या है, तीसरा जो पार्ट है इसका प्योर में, वो है कि काउंटर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। काउंटर एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। ये कब आएगा, थ्योरम के प्रूफ पढ़ना तो चाहिए अपने को, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं। पढ़ने से क्या फायदा होगा, थ्योरम्स के जो प्रूफ पढ़ते हैं उनसे लाभ ये होगा बेटा कि हमको टेक्निक समझ में आ जाती है कि कब कहाँ कैसे प्रूफ करेंगे, समझ गए। जब हम प्रूफ पढ़ते हैं तो याद नहीं करते, लेकिन पढ़ेंगे किताब से तो हमें टेक्निक समझ में आ जाती है कि किस किस तरह से हम प्रूफ कर डेवलप कर सकते हैं। अगर हमको प्रूफ डेवलप करना जाता है तो उसको अप्लाई करना भी आ जाता है। तो काउंटर एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, क्या इसका उल्टा सही होता है, क्या हर डिवाइजर के करेस्पॉन्डिंग सब ग्रुप मिलेगा क्या, काउंटर एग्जांपल हो लैग्रांज थ्योरम। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं होगा कन्वर्स, क्यों ट्रू नहीं होगा, क्योंकि लैग्रांज का कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अब ट्रू नहीं होता तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, काउंटर एग्जांपल जरूर देना पड़ेगा। तो अपन ये काउंटर एग्जांपल जहां जहां मिलते हैं, जैसे इसमें ग्रुप थ्योरी में अक्सर कहां मिल जाते हैं बेटा, परमुटेशन ग्रुप में मिल जाते हैं। कहां मिल जाते हैं, परमुटेशन ग्रुप में। और परमुटेशन ग्रुप में जैसे ही अपने को काउंटर एग्जाम्पल मिलते हैं, देखिए एक आपका S4 है, S4 क्या होता है जल्दी बताओ, पता ही नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सिमेट्रिक ग्रुप होता है। क्या होता है, मैं आपको रणनीति बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल ज्यादा मेहनत करने की, एमएससी में आप भारी भरकम थ्योरम्स लिखते हो, 3-3 घंटे का पेपर देते हो, उनका ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पे, उससे डरने की जरूरत नहीं है। इसका एक होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप। ऑर्डर ऑफ S4 कितना होगा जल्दी बता दो, फैक्टोरियल 4 होता है, अपने को पता है, यानी 24 हो गया। सिमेट्रिक ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा 24। एक होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप, यानी सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होगा, इवन परमुटेशंस का ग्रुप होगा। बहुत बढ़िया। इवन परमुटेशंस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा बेटा, फैक्टोरियल 4/2 अर्थात 12 होगा। अब 6 12 को डिवाइड करता है, 6 किसको डिवाइड करता है, 12 को डिवाइड करता है, लेकिन A4 का कोई भी सब ग्रुप ऐसा नहीं है जो 6 ऑर्डर का हो। 6 डिवाइड्स व्हाट 12, बट A4 डज नॉट हैव एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, सो दैट्स व्हाई कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब ये है कि हमें काउंटर एग्जांपल आना चाहिए। तो प्योर पढ़ने के लिए आपके पास 3 ही ऑप्शंस हैं। नंबर 1 सारी डेफिनेशंस क्लियर होना चाहिए, नंबर 2 सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स अपने को याद आना चाहिए, क्योंकि हमें बेसिकली किस स्थिति में काम करते हैं अपन नेट के लिए, एमएससी से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम्स देखने की क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं कि इस थ्योरम को अप्लाई करके क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। एप्लीकेशन पार्ट है।
एप्लीकेशन पार्ट है। जैसे कई बार एक सवाल आ जाता है, ऑर्डर ऑफ, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 55, देन जी कैन नॉट बी सिंपल, कैन नॉट बी सिंपल। जी क्या होगा बेटा? सिंपल नहीं होगा, कैन नॉट बी सिंपल। बहुत बढ़िया। अब 55, अब ऐसी कोई थ्योरम तो हमने पढ़ी नहीं है, तो अब इसमें हम अप्लाई करेंगे। किस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं? वेदर वी कैन अप्लाई साइलो थ्योरम वगैरह वगैरह। तो इसको साइलो थ्योरम से इजी कर सकते हैं। 11 इंटू 5 लिख लीजिए। 11 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। 11 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप इसका मिलेगा, और एक सब ग्रुप मिलता है तो इफ देयर इज ओनली वन साइलो सब ग्रुप देन इट विल बी नॉर्मल। और तो फिर जी का एक सब ग्रुप 11 ऑर्डर का आ जाएगा, जो कैसा होगा? नॉर्मल होगा। और नॉर्मल होगा तो जी सिंपल नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग नॉट? क्लियर? कहने का मतलब है हमें प्योर पढ़ने का ये तरीका। तो प्योर में अब आप छोड़ दीजिए, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं कि हमें भारी भरकम थ्योरम्स याद करनी पड़ेंगी, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है तो समझिए आप क्या समझेंगे। ये आपका रियल एनालिसिस का सिलेबस है। सिलेबस में पूरा लगभग लगभग बीएससी का और एमएससी का सिलेबस है। इसमें मैं अंडरलाइन करूंगा आपको क्या क्या करना है। देखो, एक तो ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ना है, तभी आप सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन कर सकते हो। ये आपको आना ही चाहिए। वॉल्जानो वेरस्ट्रास थ्योरम का स्टेटमेंट, हीन-बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट। हीन-बोरेल थ्योरम क्या कहती है? ये सबसेट इन आर के इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉम्पैक्ट। अगर सबसेट क्या होगा? वो क्लोज्ड भी होगा और कैसा होगा बेटा? प्लस बाउंडेड होगा। तो बाउंडेड होगा तो क्या हो जाएगा? 100% क्या हो जाएगा? वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए एक सवाल आया था, जब मैं नेट एग्जाम दिया तो एक सवाल आया। क्या सेट आया? सेट ये आया, ऑल एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई कहाँ बिलोंग करता है? R2 में, राइट। कंडीशन क्या लगा दी थी? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो ये सेट कैसा हो गया? अब पूछ रहे थे ये सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं। और कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन जाएंगे तो क्या होगा? कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन में तो क्या होगा? एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर। अब इसके सारे ओपन कवर देखो, फिर उसका फाइनाइट सब कवर देखो। ये ना चेक करते हुए अपन ने हीन-बोरेल थ्योरम अप्लाई कर ली। ये सेट क्लोज्ड भी है। क्लोज्ड है मतलब इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। और ये सेट बाउंडेड भी है, बाउंडेड भी है। तो ये क्लोज्ड और बाउंडेड है। कहाँ है? R2 का है। कहाँ है? R2 का। तो हीन-बोरेल थ्योरम से तुरंत क्या आ जाएगा? जल्दी बता दो। कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इजी है। इट्स अ वेरी इजी टास्क, नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आपको हीन-बोरेल थ्योरम का, अब मान लीजिए मैंने बताया, अब आपको हीन-बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो आप बैठे रहिएगा। फिर आप इसके ओपन कवर बनाइए, फाइनाइट सब कवर बनाइए, तब तक 3 घंटे हो जाइएगा। फिर नेट कठिन है चिल्लाते रहिए। तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, राइट। कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बहुत सारे सवाल आते हैं, इनको कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। एक मोनोटोनिक लिविंग इंटीग्रल वगैरह अगर हम नहीं भी कर पा रहे, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल, रीमान सम्स, यहां से आपके सवाल अपने को मिल जाएंगे रियल के। समझ गए? इसके लिए किताब कौन सी पढ़ेंगे? मैंने किताबों की लिस्ट ही बनाई है, लास्ट स्लाइड में रखूंगा मैं आपके पास। इसकी किताब पढ़ेंगे वॉल्टर रूडीन। कौन सी पढ़ेंगे? वॉल्टर रूडीन प्लस मलिक एंड अरोरा। मलिक एंड अरोरा, मलिक एंड अरोरा क्या मतलब होता है? एससी मलिक एंड सविता अरोरा, ये मैथमेटिकल एनालिसिस की। इन दोनों किताबों से अपना काम हो जाएगा। रियल एनालिसिस हम पढ़ने की कोशिश कैसे करेंगे? नंबर 1 कौन सी किताब होगी? वॉल्टर रूडीन। वॉल्टर रूडीन बहुत अच्छी किताब है। जिसने वॉल्टर रूडीन नहीं पढ़ी उस वो कहता है मैंने रियल एनालिसिस पढ़ा है, तो अच्छी बात नहीं है। हालांकि बिना वॉल्टर रूडीन किए लोग एमएससी टॉप भी कर रहे हैं आजकल, लेकिन अच्छी बात नहीं है। एमएससी तो कर लेंगे लेकिन आप नेट क्वालिफाई करने में बड़ी दिक्कत आएगी। प्लस मलिक एंड अरोरा, मलिक एंड क्या बेटा? अरोरा। इन दोनों किताबों से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लस प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे। कुछ नहीं है, केवल हमको थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को क्या करना है? अप्लाई करना आना चाहिए प्योर में।
मीट्रिक स्पेस में देखो मैंने बताया था कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, इनको हम पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। समझ गए? तो रियल एनालिसिस में भी ये भारी भरकम सिलेबस है, तो ऐसा नहीं कि हम पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजी से युद्ध हमेशा रणनीति से जीते जाते हैं। स्ट्रेटेजी भी हो, जहां से ज्यादा सवाल आ रहा है जिस सेक्शन से, उस सेक्शन को अपन बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। पढ़ेंगे तो हम सभी पूरा सिलेबस ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारा फोकस वो रहेगा कि जहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं वहां से सवाल गलत नहीं हो एटलीस्ट। सेकेंड पोर्शन क्या है इसका सिलेबस का, लीनियर अलजेब्रा, ये भी प्योर का है। यहां जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, किस थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करते हैं अपन, कैली हैमिल्टन का। कैली हैमिल्टन का केवल मैट्रिक्स में यूज नहीं करते, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं हम। दूसरा क्या कर सकते हैं इसका, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिस, डायमेंशन और अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहां से ज्यादा सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। और कहां से बेटा, एल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट प्लस लीनियरली डिपेंडेंट सेट। और ये लीनियर अलजेब्रा मैं कहूं ये अकेला नहीं पढ़ सकते। अगर आपको मैट्रिसेस का ज्ञान नहीं है तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस के साथ ही चलता है। लीनियर अलजेब्रा इतना हलवा है कि इससे यहां से 100% सवाल सॉल्व होने की क्या होती है, संभावना होती है। अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 के 10 आप कर सकते हैं। इवन मॉडर्न अलजेब्रा में कुछ सवाल छूटने की संभावना रहती है, रियल एनालिसिस में सवाल छूटने की संभावना रहती है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में सवाल हो जाते हैं। लीनियरली डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, यहां से बहुत सवाल आते हैं, प्लस लीनियर ऑपरेटर्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत सवाल आते हैं। यानी मैट्रिक्स रिलेटेड टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सवाल आएंगे, बहुत ही ज्यादा सवाल यहां से पूछे जाते हैं। मैंने देखा पिछले 25 में भी सवाल आया, अपन डिस्कस करेंगे। और उसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, ऐसा सवाल नहीं आएगा कि इसके आइगन वैल्यू क्या है, इसके आइगन वेक्टर क्या है, लेकिन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर यूज करके हम अन्य प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं। मेरी समझो रिसर्च ओरिएंटेशन आपका चाहिए, मतलब आपने जितना गणित पढ़ा है उसको यूज करके आप नई चीज बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हो, ये ओरिएंटेशन डेवलप होना चाहिए। पुरानी चीजें आपको याद हैं या नहीं है, ये आपका मैटर नहीं है। रिसर्च तो तभी हो पाएगी ना। और वैसे ही बच्चे चाहिए जिनका ओरिएंटेशन कैसा हो, रिसर्च टाइप का हो। लीनियर अलजेब्रा के लिए जो हम किताबें पढ़ने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सी किताबें लीनियर अलजेब्रा के लिए, नंबर 1 हाफमैन एंड कुंजे प्लस सॉम सीरीज। मैंने लास्ट में किताबों की लिस्ट भी बताई। सॉम सीरीज की बहुत अच्छी, जिसमें 3000 सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं सॉम सीरीज में लीनियर अलजेब्रा के। और कई बार तो आप देख रहे हैं, पता है क्या देखते हैं, कई बार तो पूरे के पूरे नेट के सवाल एजिट यहां से आ जाते हैं। सॉम सीरीज से सवाल नंबर फलाने पेज का फलाना एजिट आ जाता है। अब ये सॉम सीरीज आपने एमएससी में कभी पढ़ी नहीं है, बीएससी में कभी देखी नहीं है। हाफमैन एंड कुंजे से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। किताबों के नाम नए नए लग रहे होंगे, लेकिन किताबें इसलिए जरूरी है कि इनसे सवाल सीधे सीधे पूछे जाने की क्या होती है, संभावना होती है नेट में। और अपन जानते हैं कि 100 नंबर अगर अपने आ जाए तो जेआरएफ हो जाता है। लीनियर अलजेब्रा के बाद अपन जो इसमें सिलेबस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो संभावना है, कहां से, कॉसी कंटूर इंटीग्रल, कॉसी थ्योरम, सीआर इक्वेशंस, यहां से सवाल आते हैं, प्लस कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। और इसमें कंटूर इंटीग्रल में कॉसी रेसिड्यू थ्योरम, कॉसी रेसिड्यू थ्योरम, यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यानी इंटीग्रल होता है ना, कंटूर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स और सिंगुलरिटीज इनसाइड सी के अंदर। जैसे मान लीजिए सी कंटूर है, इसके अंदर जितनी सिंगुलरिटीज हैं इन पर रेसिड्यू निकाल लीजिए, उनका सम कर लीजिए, 2πi ऐसे क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। और सबसे ज्यादा पता है क्या है, सिंगुलरिटी आना चाहिए। अगर आपको एनालिटिक फंक्शन नहीं आ रहा है, पहले तो एनालिटिक फंक्शन सीख लीजिए, एनालिटिक फंक्शन के बाद आप क्या सीख लीजिए, सिंगुलरिटी निकालिए, सिंगुलरिटी के टाइप सीख लीजिए। मैं ऐसा सेक्शन बता रहा हूं कि पूरा कॉम्प्लेक्स अगर आपने नहीं भी पढ़ा है और केवल यहां से पढ़ के जा रहे हैं तो आप सवाल कर देंगे।
सिंगुलरिटी को आप क्या करेंगे, सिंगुलरिटीज को आप क्या करेंगे, क्लासीफाई करिए सिंगुलर पॉइंट को। सिंगुलर पॉइंट्स को क्लासीफाई कैसे करेंगे, या तो ये पोल होगा या क्या होगा, ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी, और क्या होगी, ये एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। बिल्कुल सही है, एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। अगर हम तीनों को क्लासीफाई कर लेते हैं और सवाल कर लेते हैं, तो बड़ा एक बार तो सवाल यही पूछ लिया था कि ई की पावर 1/z में z इक्वल टू 0 क्या है। तो z इक्वल टू 0 क्या है, इसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी है। क्योंकि जैसे ही अपन एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/z 1 प्लस फैक्टोरियल 2z² प्लस एंड सोन। तो ये इसमें क्या है, जो आपका प्रिंसिपल पार्ट है वो इनफाइनाइट हो गया। प्रिंसिपल पार्ट क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट हो गया। तो अगर प्रिंसिपल पार्ट 0 है तो रिमूवल सिंगुलरिटी, प्रिंसिपल पार्ट अगर फाइनाइट है तो पोल, और अगर इनफाइनाइट है तो एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्लियर। अब अगर अपने को ये पता है, अगर अपने को ये पता है तो हम लॉरेंट एक्सपेंशन से, कौन से एक्सपेंशन से, लॉरेंट एक्सपेंशन से फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। क्लियर। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारा प्रयास रहता है कि हम 95% सवाल सॉल्व कर दें। मैंने देखो लीनियर अलजेब्रा में 100% कहा है, यह मैं 95 कह रहा हूं। अगर आपके 10 सवाल आए हैं, 20 सवाल आए हैं, यहाँ से 10 ही सवाल आएंगे, 10 में से 9 सवाल करने की क्या करें, कोशिश करें, हो जाते हैं। 10 में 10 की गारंटी नहीं है, फीजेबल बात करेंगे। नहीं तो मैं कह दूं, नहीं तो मैं पूरे 10 में 10 गारंटी हो, 10 में 10 गारंटी हो जाएगी तो फिर तो जीआरएफ आपका 190 नंबर पे होना चाहिए था। इसमें सारे आईआईटीएंस बैठते हैं, सारे आईआईटीज के स्टूडेंट बैठते हैं, सारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट बैठते हैं, फिर भी हम उतना स्कोर नहीं कर पाते। इसके लिए किताब क्या है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, किताब पढ़ने की कौन सी कोशिश करेंगे, एक तो सॉम सीरीज ही पढ़ लेंगे, सॉम सीरीज पढ़ लेंगे। दूसरी किताब क्या है, एस पुन्नुस्वामी, एस पुन्नुस्वामी आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं, उनकी किताब है। तीसरी किताब कौन सी पढ़ेंगे, कसाना, एच.एस. कसाना, एच.एस. कसाना ही है ना, एच.एस. कसाना की किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सॉम सीरीज तो हम जहां जहां जिस टॉपिक में आती हैं उनमें क्या है, अपने को मैक्सिमम चीजें सॉल्व हो जाती हैं उसमें, सॉम सीरीज में। तो तीनों किताबें पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। कौन सा सेक्शन कहां से पढ़ना है, कौन सा सेक्शन किस बुक से पढ़ना है, और किस टॉपिक से कैसे सवाल करना है। पहले बात फिर समझ लीजिए, हमें कॉशी रेसिड्यू थ्योरम का प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है। कॉशी रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई करके हम सवाल कैसे कर पा रहे हैं, ये हम करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अप्लाई डेफिनेशंस। तीसरा पोर्शन क्या है बेटा सिलेबस का, मॉडर्न अलजेब्रा, जिसको अपन ने पहले ही डिस्कस किया था कि मॉडर्न अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा में क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा में, आयन हस्टिन, आयन हस्टिन किताब पढ़ने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। प्लस एक आती है इसमें खन्ना एंड भांबरी, खन्ना एंड भांबरी। और अगर पढ़ना है तो आपको आर्टिन पढ़ सकते हो, आर्टिन, लेकिन आपके पास समय नहीं रहेगा, पढ़ोगे कैसे, वो टीचर पढ़ेगा। आयन हस्टिन से हमारा एक अच्छा बेस तैयार हो जाता है। खन्ना एंड भांबरी में क्या है, आपके क्वेश्चंस ज्यादा दिए जाते हैं। प्लस एक किताब आती है जिसमें काफी सवाल सॉल्व कर लेते थे, वो क्या आती है, सुरजीत सिंह एंड काजी जमीरुद्दीन, इसकी किताब आती है, और इसमें से काफी सवाल हमारे कुछ मिल जाते हैं। इसमें सवाल हम करें कहां से, नंबर 1 जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है वो है साइलो थ्योरम्स। यहां से सवाल आता ही आता है। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 55, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 131। तो साइलो थ्योरम में साइलो का फर्स्ट थ्योरम, साइलो का सेकंड थ्योरम, साइलो का थर्ड थ्योरम, तीनों को अप्लाई करके हमें सवाल को सॉल्व करना ही है। साइलो थ्योरम, और दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्या है इसमें, ये कैली थ्योरम, एक लैग्रांज थ्योरम। कौन सा थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम से हम पढ़ने की क्या, लैग्रांज थ्योरम, ग्रुप थ्योरी में लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम। यहां से सवाल आपको सॉल्व करने ही करने हैं। और इसमें पता है, इसमें पूरे मॉडर्न अलजेब्रा में अपनी गारंटी है कि अपन यहाँ पर 95% सॉल्व कर देंगे।
मॉडर्न अलजेब्रा में कोई सवाल नहीं छूटेगा। मॉडर्न अलजेब्रा प्योर मैथमेटिक्स का ऐसा पार्ट है कि जहां से सवाल होने ही होने हैं, जरा सी प्रैक्टिस में। साइलो का फर्स्ट थ्योरम कहता है कि अगर p की पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, p की पावर m प्लस 1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर, अपन सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, तो g का एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, p की पावर m। और इसी p की पावर m को क्या बोलेंगे अपन, p साइलो सब ग्रुप बोलते हैं। कुछ लोग जो एमएससी वाले हैं वो समझ रहे हैं, अब तो ये बीएससी में आ गया है आजकल ये पोर्शन। साइलो सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, 1 प्लस केपी टाइप के। कैसे होंगे, 1 प्लस केपी, के कोई भी हमारा इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 1 प्लस केपी होंगे नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए इतने सब ग्रुप कितने हो सकते हैं, 2 4 6 कितने हो सकते हैं, वो 1 प्लस केपी के फॉर्म में होंगे। तीसरी थ्योरम क्या कहती है कि जितने भी साइलो सब ग्रुप होंगे H1 H2 वो सब आपके एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यहां से निष्कर्ष क्या लिखता है, अगर किसी ग्रुप का एक ही साइलो सब ग्रुप है सिंगल, तो वो 100% नॉर्मल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मान लो H ही है तो H कॉन्ग्रुएंट होगा H के, तो क्या होगा, X H X इनवर्स के बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती तो यही तो नॉर्मल की कंडीशन है। तो इस पर बेस्ड सवाल आएंगे। जैसे एक सवाल मैंने आपसे लिया था कि अगर ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू कितना है बेटा, 55 है, कितना है 55। अब वो कह रहे हैं कि g कैन नॉट बी सिंपल, तो आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो 11 इंटू 5। अब देखना p की वैल्यू ले लो 11, प्राइम है, तो p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, यानी 11 किसको डिवाइड करता है बेटा, 55 को डिवाइड करता है, राइट। 11 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स 55, बोलो हाँ या ना। तो क्या करेंगे, p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, ध्यान से एक अपना स्ट्रेटेजी देख रहे हो, p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। तो साइलो का फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि g हैज ए सब ग्रुप, G हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर, P ऑर्डर का, यानी 11 ऑर्डर का उसका एक सब ग्रुप मिल जाएगा। ये लिमिटेड फॉर्म में क्या है, दिस इज द कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम, क्योंकि लैग्रांज थ्योरम में हर डिवाइजर के करेस्पॉन्डिंग सब ग्रुप नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्पेशल डिवाइजर है बेटा, P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, P स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर जी, तो G का एक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, P होगा। इसको ही हम बोलेंगे P साइलो सब ग्रुप, P साइलो सब ग्रुप बोलेंगे। यानी इसको अपन क्या बोलेंगे, जो G का एक सब ग्रुप मिल गया अपने को थ्योरम लगा के, इसे बोलेंगे 11 साइलो सब ग्रुप। क्लियर, मतलब हमने साइलो की फर्स्ट थ्योरम से हमने डिसाइड कर लिया कि G का एक सब ग्रुप तो है बेटा जिसका ऑर्डर कितना है, जल्दी बोलो, 11 है, बोलो हाँ या ना। अभी 11 ऑर्डर के इसके कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, हो सकता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसके लिए हम कहां जाएंगे, साइलो का सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम साइलो का क्या कहता है, कलर चेंज कर लेते हैं तो सेकंड थ्योरम का आपको अहमियत समझ में आ जाएगी। सेकंड थ्योरम क्या कहता है, सेकंड थ्योरम साइलो का कहता है कि ऐसे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप्स कितने होंगे, कितने होंगे, 1 प्लस केपी, 1 प्लस केपी, यानी इसके नंबर ऑफ 11 साइलो सब ग्रुप कितने होंगे बेटा, 1 प्लस के इंटू 11। के क्या है, के कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है सच दैट दिस होल नंबर डिवाइड्स 55, यानी ऑर्डर ऑफ जी को क्या करेगा, यानी 1 प्लस केपी जो डिवाइड करेगा वो किसको डिवाइड करेगा, जल्दी बोल दो, ऑर्डर ऑफ जी को। के को हमें इस तरह से सिलेक्ट करना है कि 1 प्लस केपी किसको डिवाइड करे, तो के की जितनी पॉसिबिलिटी वैल्यू होंगी उनके लिए जो 1 प्लस केपी नंबर आएगा वही नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप हो जाएंगे, राइट। अब बताओ के की वैल्यू क्या है इसमें, अब 1 प्लस 11 के किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, 1 प्लस 11 के किसको डिवाइड कर रहा है, जल्दी बोलो, 55 को डिवाइड कर रहा है। अब आप इसमें पता है, इसमें एक और ट्रिक देखिए, आप 55 को पूरा डिवाइड मत करिए, 11 इंटू 5 है,
तो 1+11 के 11 को कभी डिवाइड नहीं कर सकता, कर सकता है क्या? तो जो 11 के फैक्टर हैं उनको आप ओमिट कर दीजिए। तो आप चेक करिए कि 1+11 के किसको डिवाइड करना चाहिए? 5 को डिवाइड करना चाहिए। अब के की पॉसिबल वैल्यू बताओ जिसके लिए 1+11 के 5 को डिवाइड करता है, बताओ के क्या हो सकता है? पहली बात, के इक्वल टू 0 हो सकता है, बोलो हाँ या ना? तो 1+11 इंटू 0 बराबर 1, 1 तो 5 को डिवाइड करता है, क्या के की जगह 1 हो सकता है? अगर 1+11 इंटू 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 डज नॉट डिवाइड्स 5। तो यानी के की केवल पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? 0 हो सकती है, यानी ओनली पॉसिबल वैल्यू। समझिए, केवल सेकंड थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं। ओनली पॉसिबल वैल्यूज वॉल्यूज ऑफ के इज इक्वल टू कितना हो सकता है, जल्दी बताओ? 0। तो नंबर ऑफ 11 साइलो सब ग्रुप, जल्दी बताओ कितने होंगे? 11 साइलो सब ग्रुप्स कितने होंगे भैया? 1+11 के की पॉसिबल वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ? 0। तो 1+11 इंटू 0 यानी दुनिया क्या कहेगी? 1 1 ही तो होगा। यानी 11 साइलो सब ग्रुप केवल एक ही है जी का। और थर्ड थ्योरम क्या कहती है, अगर लगे हाथ लगा लो तो, यानी 11 साइलो सब ग्रुप कितना है? 11 साइलो सब ग्रुप कितना है, जल्दी बोलो कितने हैं? 11 साइलो सब ग्रुप्स इक्वल टू ओनली 1, ओनली 1 11 साइलो सब ग्रुप ऑफ जी, बोलो हाँ या ना? थर्ड थ्योरम ये कहती है साइलो की, थर्ड थ्योरम क्या कहती है, दोबारा से उसी कलर पे आ जाते, थर्ड थ्योरम कहती है कि अगर एक ही सब ग्रुप है तो वो नॉर्मल होता है। तो 11 साइलो सब ग्रुप कितने हैं? एक है, ये एक से ज्यादा है? एक ही है। तो ये जो 11 साइलो सब ग्रुप है बाय थर्ड थ्योरम, कौन सी थ्योरम? थर्ड थ्योरम ऑफ साइलो कैसा होगा ये, जल्दी बोलो? दिस 11 साइलो सब ग्रुप इज, साइलो सब ग्रुप इज व्हाट? इज नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया। अब बताइए, जी का एक सब ग्रुप ऐसा मिल गया H जिसका ऑर्डर कितना है? 11, और जो है कैसा, बोलो? नॉर्मल। तो जी सिंपल नहीं होगा, कैन नॉट बी सिंपल। देखो, हमने तुरंत केवल 3 थ्योरम में हमने प्रूफ नहीं पढ़े हैं इनके, केवल हमको स्टेटमेंट से याद थे, उससे हमने इनको कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। आप 5 के लिए, अगर आप 5 के लिए करेंगे तो 1+5 के किसको डिवाइड करना चाहिए? 11 को। यहां पॉसिबिलिटी है के की वैल्यू 2 आ जाएगी, समझ गए? तो 5 साइलो सब ग्रुप इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्या करेगा? केवल 11 साइलो सब ग्रुप। आप घर पे करके देख सकते हैं आज। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू अगर 72 है तो व्हाट अबाउट इट? 72 है, ये सिंपल होगा या नहीं होगा? अगर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, सेम स्ट्रेटेजी कैन बी अप्लाइड। 131 है तो क्या होगा? अगर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 231 है तो क्या होगा? सबसे पहले आप इसे प्राइम के फैक्टर्स में तोड़ लीजिए, हाँ या ना? तो समझ गए पढ़ने का तरीका? आपको थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स आने चाहिए। और मॉडर्न अलजेब्रा में खास बात यह है, मॉडर्न अलजेब्रा में आपको इन किताबों से पढ़ने की जरूरत है। किन किताबों से पढ़ने की जरूरत है? यू हैव टू आयन हस्टिन और खन्ना एंड भामरी और सुरजीत सिंह एंड काजी जमीरुद्दीन। कुछ सवाल यहाँ से मिल जाते हैं और आपको इस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्लास इक्वेशन यहाँ ध्यान दीजिए आप, कोसेंट रिंग्स पे ध्यान दे दीजिए आप। रिंग इंटीग्रल डोमेन यहाँ से भी सवाल करते हैं, लेकिन ये ग्रुप थ्योरी के सवाल बहुत आते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आते हैं। और प्लस काउंटिंग प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल्स? काउंटिंग प्रिंसिपल्स। और काउंटिंग प्रिंसिपल्स में आप लोग पढ़ने की क्या कोशिश करेंगे? ये आइलर 5 फंक्शन है, इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको जनरेटर्स वगैरह निकालने अगर साइक्लो ग्रुप में तो आइलर 5 फंक्शन आना चाहिए। कुल मिला के बात बहुत कठिन नहीं है, जो हम ये मन में धारणा बना लिए कि नेट बहुत कठिन है मैथमेटिक्स में, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। अगला सिलेबस क्या है अपना? अगला पोर्शन क्या है? टॉपोलॉजी। मैंने पहले ही बोला है, टॉपोलॉजी से हम सवाल उसी स्थिति में सॉल्व करेंगे सिंपल वाले, हम इसको अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं बनाएंगे।
टोपोलॉजी को हम अपनी रणनीति का हिस्सा नहीं मानेंगे। रणनीति का हिस्सा का मतलब ये होता है हम ये मान के नहीं चलेंगे कि टोपोलॉजी के हमें सारे सवाल करने हैं। अगर सिंपल है, हमारे डोमेन में आ रहे हैं तो कर लेंगे, अदरवाइज प्रणाम कर लेंगे मनी मनम कि हम आपको सॉल्व ना करते हुए भी जीआरएफ पास कर लेंगे। अगला, अब हमारा जो पोर्शन शुरू होता है वो होता है सेकंड पार्ट। क्या है बेटा? एप्लाइड। एप्लाइड में पढ़ने का तरीका क्या है? एप्लाइड मैथमेटिक्स में नंबर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पहला ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओडी, बहुत सारे सवाल ओडी के पूछे जाते हैं। यहां अप्लाइड में स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होती है। यहां पे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और तो उस जैसे सवाल वहां पे आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आप एक तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके चले गए हो और वहां वैसे ही आ रहा है, तो आप इसके जो सवाल है ना वो बैक ट्रेसिंग से भी कर सकते हो। बैक ट्रेसिंग समझते हैं? ये क्वेश्चन दिया है ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन है इसके। अब या तो हम सवाल को सॉल्व करके ऑप्शंस पे आ जाएं, या हम इस ऑप्शन को यहाँ पे सेटिस्फाई करा के देख लें। क्लियर? अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम करेंगे यही हमारा सॉल्यूशन है। तो कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत भारी भरकम दिया गया है लेकिन अब उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? बैक ट्रेसिंग से ऑप्शन देखो, अगर हो रहा है तो क्लियर। पढ़ने की कोशिश कौन सी किताब से करें? देखो इसका सिलेबस दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या सिलेबस है? यहां जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सवाल आते हैं, नंबर 1 सिंगुलर सॉल्यूशंस। सिंगुलर सॉल्यूशन से बहुत सवाल आते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशंस के सवाल आपको करने ही करने हैं। प्लस आपको क्या करना है, यहां पे जो सवाल आते हैं ग्रीन फंक्शन, 100% सवाल आता है यहां से। एसएलपी, स्टर्म लियोविल्ले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, 100% यहां से सवाल आता है। बहुत भारी भरकम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा, समझिए बात को, कि दिखा है उसका सॉल्यूशन निकलवा रहे हैं। वो कह रहे हैं व्हाट इज द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेदर, और क्या आता है, और यहां से जो सिंगुलर सॉल्यूशन है उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। क्योंकि ओडी का नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, क्योंकि ओडी का जो बात रहेगी ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या रहेगी, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ओडी बेसिकली व्हाट, फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। क्या होता है? फैमिली ऑफ, कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता है इसका, फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। जैसे मैंने कहा dy/dx, सिंपल सी बात कर लेते हैं, बहुत भारी भरकम बात करनी, -x/y, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x² + y² = c। होगा या नहीं होगा? तो ये सॉल्यूशन एक है या अनेक हैं? अनेक हैं। सी की आप वैल्यू रखते चले जाइए। अगर आप x² + y² = 1 लिख सकते हैं तो ये सर्किल ऑफ रेडियस 1 हो गया। अगर आप x² + y² = 4 रख सकते हैं तो सर्किल ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये फैमिली आएगी सॉल्यूशन, लेकिन फैमिली होगी सर्किल, ऐसा नहीं होगा कि इलिप्स बन जाए, हाइपरबोला बन जाए। ये सॉल्यूशन हमारे क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। सी की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलते हैं, बट स्टिल दे सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऐसा जो क्लास में कभी नहीं आया हो, एग्जाम में टॉप कर जाए, उसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे? सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन हम यहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन हम पढ़ने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। समझ गए? सिंगुलर सॉल्यूशन ओडी में कहां से निकालते हैं, जहां से ज्यादा सवाल आते हैं। ये तो ET²C, एक होता है EN²C³, ये होता है P डिस्क्रीमेंट, और ये क्या होता है, C डिस्क्रीमेंट। दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो E है, इसे बोलते हैं एनवेलोप। जो फैक्टर E है, अगर E दोनों में कॉमन है, दोनों C डिस्क्रीमेंट में भी और P डिस्क्रीमेंट में भी, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर दे, OD को क्या कर दे बेटा, सेटिस्फाई भी कर दे। अगर ये सेटिस्फाई भी कर देगा तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, सिंगुलर सॉल्यूशन। T माने टैग लोकस, C माने कस्प लोकस, N माने नोड लोकस। तो ये दीज आर दी नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। समझ गए? इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। एसएलपी से और ग्रीन फंक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। ग्रीन फंक्शन से तो हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन भी सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। फ्रेडहोल्म और
वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये ओडी बड़ा आसान है, यहां से 100% आपका रिजल्ट है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, मैं एक किताब सजेस्ट करता हूं, अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे, एमडी राय सिंघानिया। एमडी राय सिंघानिया की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक से, तो मुझे लग रहा है ओडी के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। प्लस एक किताब और है जिसका कुछ पोर्शन पढ़ना पड़ता है, वो है बीपी पारासर। बीपी पारासर में हम ये लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं एसएलपी और ग्रीन फंक्शन, इस तरह की चीजें यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ओडी का सिलेबस ये है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओडी के साथ साथ पीडी तो एकदम हलवा है, एकदम हलवा है। पीडी में एक किताब है जो जिसको मैं प्रेफर करता हूं, जिसके केवल 2-3 चैप्टर देखता हूं, वो है फूलन प्रसाद। फूलन प्रसाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किताब है। प्लस रेणुका रविंद्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही आईआईएससी बेंगलोर के प्रोफेसर हैं, समझिए। अब तो रिटायर हो गए होंगे, आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के प्रोफेसर हैं। इनकी किताब का चैप्टर मैं आपको एक्साइज भी बता दूं, चैप्टर 1.2 1.3, यहां से सीधे सीधे सवाल नेट पे आते हैं कि रिडक्शन इनटू कैनोनिकल फॉर्म, इसका सवाल पूछा जाता है। रिडक्शन पहले तो पूरा सब्जेक्टिव ही आता था, वो तो अब इनटू कैनोनिकल फॉर्म, रिडक्शन इनटू कैनोनिकल फॉर्म, ये सीधा सीधा सवाल यहां से पूछे जाते हैं। प्लस इसके साथ हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ये लाप्लास, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ये जो सवाल हैं वो एमडी राय सिंघानिया एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से हम इसको पढ़ने की क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फिर समझिए, आपको यहाँ पे 3 तरह के नेचर ऑफ सॉल्यूशन समझने पड़ेंगे। पहला कंप्लीट सॉल्यूशन, अभी तक हम जितना एमएससी या बीएससी में पढ़ते हैं बस सॉल्व कर दिया और छोड़ दिया, लेकिन अब नेचर समझिए। कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, यही सॉल्यूशन तो बोलेंगे कंप्लीट। फिर क्या पढ़ेंगे अपन, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। और फिर हम क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। और सवाल कहां से आते हैं पीडी में, और सवाल आते हैं क्लासिफिकेशन, वेदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पैराबोलिक और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, जल्दी बोलो, इलिप्टिक। ये कैसे तय करते हैं, b² - 4ac के नेचर पे, वेदर इट इज ग्रेटर देन 0, it is less than 0, it is equal to 0. On the basis of this we can classify whether it is hyperbolic, parabolic or elliptic. और इनका अपन क्या निकालते हैं, रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म। यहां से हम सवाल निकालने की कोशिश करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस 100% रिजल्ट। मैं एक ही किताब यहां प्रेफर करता हूं, बाकी और कुछ प्रेफर करता ही नहीं हूं। वो क्या करता हूं, एम के जैन, SRK, आयंगर, ये सभी IIT दिल्ली के प्रोफेसर थे, और RK जैन। इनकी किताब भी आती है साइंटिफिक कंप्यूटिंग, किताब का नाम है साइंटिफिक कंप्यूटिंग किताब आती है। और अप्लाइड पोर्शन पता है हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि अप्लाइड से हमारे 100% एक्यूरेसी रहती है कि हम सवाल सॉल्व कर देंगे। प्योर में फिर भी मैंने 90% कहा है, कहीं 95 कहा है, लेकिन यहाँ 100% बोलता हूँ। प्लस इस किताब का सॉल्यूशन भी आता है, बस थोड़ा समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है क्योंकि नोटेशंस थोड़े, इंटरनेशनल बुक है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर IITs में चलती है। और इसका फायदा ये होता है कि नेट वाले जितने पेपर बनते हैं, जो भी संस्था NT एग्जाम लेती है, वो भी इसी से सवाल देने का क्या करती है, प्रयास करती है। यहां से अपना सवाल हो जाएगा। लेकिन यहां से पता है सबसे ज्यादा अगर मैं कहीं फोकस करता हूं तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस, यहां से सवाल आता ही आता है। प्लस आयलर मेथड और रंगे कुर्ता मेथड, यहां से सवाल आता ही आता है। अगर हमें ये पता है यहां से सवाल आता ही आता है और यहां से हमारा 50% भी एक्यूरेसी आ गई, तो हम JRF के बिल्कुल करीब पहुंच गए, बिल्कुल करीब पहुंच गए। समझ गए, हाँ या ना? समझना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो। और बिल्कुल आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। न्यूटन रैप्सन मेथड के सवाल पूछे जाते हैं,
यहां से रिलेटेड कन्वर्जेंस अपन यहां डिफाइन करने की क्या करते हैं, कोशिश ही करते हैं। समझ गए? यार न्यूटन रेफसन मेथड के सवाल पूछे जाते हैं, रेट ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और अपन क्या करते हैं यहाँ पे, आयलर मेथड और रंगी कुट्टा मेथड। रंगी कुत्ता में भी दो मेथड होते हैं, एक तो अपना होता है क्या बेटा, फोर्थ ऑर्डर, एक क्या होता है जल्दी बोलो, सेकेंड ऑर्डर। समझ गए बात को, हाँ या ना? तो न्यूमेरिकल से अगर हम ये पूरा का पूरा पार्ट बी और पार्ट सी का, पार्ट बी और पार्ट सी की तैयारी एक साथ होती है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि इनके क्वेश्चंस का जो नेचर है, लेवल है, वो थोड़ा अलग अलग होता है। पार्ट बी में थोड़ा आसान रहते हैं क्योंकि सिंगल आंसर, सिंगल करेक्ट आंसर सवाल होते हैं। पार्ट सी में क्या होता है, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी थोड़ा सा होना चाहिए। इसके बाद ये तो बहुत ही बढ़िया है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, एक ही किताब आती है, वो है एएस गुप्ता, एएस गुप्ता। और यहां से एक या दो सवाल आते हैं जो हमारे 100% हो जाते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या है, बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा ऑफ, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ क्या होता है बेटा, फंक्शनल्स होता है। काय का होता है मैक्सिमा मिनिमा, फंक्शनल्स का। फंक्शनल क्या होते हैं, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन भी फंक्शंस का सेट हो, राइट? जिसका डोमेन भी काय का सेट आ जाए, एक फंक्शन है जी, एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका डोमेन भी क्या आ जाए, फंक्शंस का सेट आ जाए। अब इस जी का मैक्सिमा मिनिमा निकलेगा तो किसी फंक्शन पर निकलेगा, या तो F1 पे निकलेगा, या F2 पे निकलेगा, F3 पे, एंड सो ऑन। ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कहाँ फाइंड आउट करने को, आयलर लैग्रांज इक्वेशंस और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से। ये होता है ना एफ बाई माइनस डी ओवर डी एक्स, एफ बाई डैश, यहां से हम फाइंड आउट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसका मैक्सिमम मिनिमम होगा या नहीं होगा। तो यहां से सवाल बड़ा आसान हो जाता है, और ये सवाल एक या दो लेक्चर में ये वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। और एएस गुप्ता की किताब से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो काम आसान हो जाता है। आगे अपन देखने की कोशिश करेंगे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन शांति नारायण की किताब आती है, शांति नारायण। यहां फ्रेडोल्म और वोल्टेरा, फ्रेडोल्म और वोल्टेरा, एक सवाल आता ही आता है, 100% संभावना है कि आप सॉल्व कर देंगे सवाल। या तो आपको रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना पड़ेगा, या आपको इसको ग्रीन फंक्शन से ही सॉल्व करते हैं, ग्रीन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। 100% रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करने के लिए सवाल पूछा जाता है। तो अगर आप इंटीग्रल की, ठीक है, अब जरा सा है, 2 दिन में खत्म हो जाता है, बहुत भारी भरकम थ्योरम्स भी याद नहीं करनी, बट प्रैक्टिस। इसमें क्या है, बस आपका कंप्यूटेशनल एक्यूरेसी होनी चाहिए। कंप्यूटेशनल एक्यूरेसी का मतलब समझते हैं कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे गलती ना हो। क्लासिकल मैकेनिक्स अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको जो चॉइस मिलती है 40 में से 25, 60 में से 20, वहां इनके सवाल आप छोड़ सकते हैं। इसका एक यूनिट 4 है इस सिलेबस का, वो है आपका स्टैटिक्स। ये मैथमेटिक्स के विद्यार्थी इसको ना करें, ये आपका CSIR भी सलाह देता है कि इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, इससे छोड़ सकते हो सवाल, क्योंकि जो आप चॉइस ले रहे हो। लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है आपसे, क्योंकि वहां पता तो है नहीं आपके 60 में से कौन से सवाल करने हैं, कोई भी कर सकते हो आप। तो कुछ पोर्शन इसका ऐसा है जिसको अपन पढ़ सकते हैं। वो कौन सा पोर्शन है जिसको अपन पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं? वो है आपका ऑपरेशन रिसर्च वाला पोर्शन। ऑपरेशन रिसर्च वाला जो पोर्शन है वो हम पढ़ने की क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जिसमें ये वाला पोर्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स, ड्यूअलिटी, ये वाला पोर्शन जो है, यहां से कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट, इन पोर्शंस को अपन पढ़ने की क्या कर सकते हैं बेटा, कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, सरप्लस है। प्रयास तो ये है कि यहां से हम सवाल हल कर ही नहीं रहे हैं। अगर ये LPP से और काय से LPP पढ़ लीजिए, सिंप्लेक्स पढ़ लीजिए, अगर यहां से अपना आसान सवाल हो रहा है तो करने में क्या बुराई है। यहां केवल हम OR वाला पोर्शन ही देखेंगे यूनिट 4 में। स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी जो रहते हैं, MSc स्टैटिस्टिक्स वाले, वो पूरी यूनिट देख सकते हैं। गणित के विद्यार्थियों को यूनिट छोड़ने की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है, क्योंकि ये यूनिट अपने को तैयार
लिखा भी है, स्टूडेंट्स विद इन स्टैटिक्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 4 और मैथमेटिक्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर यूनिट 2 एंड यूनिट 3। और यूनिट फर्स्ट से तो सभी को आंसर करना जरूरी होता ही है, एक्सपेक्टेड लिखा है, नॉट कंपलसरी। तो इस तरह से अगर अपन नेट की तैयारी करेंगे, मैंने क्लासीफाई भी किया है कि मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, रियल, कॉम्प्लेक्स, ये आपके प्योर के टॉपिक्स हैं जिनको अपन ने डिस्कस कर लिया है। ओडी, पीडी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, न्यूमेरिकल मेथड्स, ओआर में केवल एलपीपी, सिंप्लेक्स और असाइनमेंट और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस, ये आपके अप्लाइड के पोर्शन हैं। तो अगर हम संतुलित तरीके से तैयारी करें ना, मैंने यहाँ पे देखो अपनी स्ट्रेटेजी में ना तो हमने फंक्शनल शामिल किया है, ना ही हमने टोपोलॉजी शामिल की है। अगर आपका एमएससी में अच्छा है, ठीक से पढ़ें, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, इसमें अलग से शामिल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। साथ ही अपन देखने की कोशिश करेंगे कि हम ये किताब किससे पढ़ें। प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिसिस, एसएल गुप्ता, एनआर गुप्ता, पियर्सन पब्लिकेशन की, इसको आप देख सकते हैं। वल्टर रूडिन, इस किताब को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि इसके हर थ्योरम, हर डेफिनेशन अपने आप में एक बहुत ही सिस्टमेटिक लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। आप चाहें तो इनकी जरूरी नहीं है कि आप मेरी क्लास अटेंड करें या पढ़ें तभी आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है। आप घर पे भी अगर इस स्ट्रेटेजी से करेंगे तो आपका आसानी से नेट क्वालिफाई हो सकता है। रियलिसिस की ये वर्टल एंड सेरवर्ट की किताब है, भारी भरकम किताब है। ये एमडी राय सिंघानिया, ये भी बहुत अच्छी किताब है। मैंने काफ़ी किताबें आपको यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। लीनियर अलजेब्रा सॉम सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा था, सॉम सीरीज में सॉल्व क्वेश्चन है, देखिए 568 फुली सॉल्व प्रॉब्लम्स विद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, और यहीं से वो उठा के आपको क्या कर देते हैं, सवाल आ जाते हैं। साथ ही हॉफमैन एंड कुंजे, बहुत अच्छी किताब है लीनियर अलजेब्रा की, पीएचआई पब्लिकेशन की हॉफमैन। आप लोगों को लग रहा होगा बीएससी एमएससी में तो ये सब पढ़े ही नहीं, लेकिन अब चूंकि अपने को अच्छी तैयारी करनी है तो इन किताबों को पढ़ना पड़ेगा। प्लस ये सहाय एंड बिस्ट की नरोसा पब्लिकेशन की, ये भी अच्छी किताब है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एचएस कसाना, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम्स दी गई हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स दी गई हैं। साथ ही अपन देखने की कोशिश करेंगे एस पुन्नुस्वामी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये किताब, तो मतलब इतनी बढ़िया है। ही इज़ द प्रोफेसर इन आईआईटी मद्रास, और बहुत ही अच्छी किताब लिखी है इन्होंने, जिसको हम लोग एमएससी में पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ ही रहे होंगे। आजकल पढ़ने का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। चर्चिल एंड आरवी चर्चिल की किताब है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो देखने की अपन क्या करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, टीचर का काम है वो किस किताब से कौन से पोर्शंस को आपके सामने रख रहा है, सो दैट यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल। पूरी किताब आपके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, अगर पूरी किताब आप पढ़ ही पाते तो खुद ही तैयारी कर ही लेते, लेकिन यहाँ पे टीचर का ये रोल है, टीचर शुड एक्सप्लेन बिटवीन द लाइन्स। टीचर का बेसिक रोल क्या होता है पढ़ाई में, कि वो दो लाइन के बीच में क्या लिखा है इसको समझाने की कोशिश करता है ना। यही कोशिश है कि इस किताब से क्या पढ़ेंगे, इस किताब से क्या पढ़ेंगे, और इस किताब से कहाँ से सवाल सॉल्व करेंगे, और पुराने वर्षों के सवालों से लग जाएगा अपने को कैसे पढ़े। कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, गैलिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, आयन हस्टीन, ये नया एडिशन आ गया है इनका, बढ़िया किताब है। और काजी जमीरुद्दीन बोल रहा था मैं, सुरजीत सिंह एंड जमीरुद्दीन, काजी जमीरुद्दीन, ये बढ़िया किताब है। इसमें कुछ सवाल अच्छे हैं, इसमें साइलो थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी हैं, और ऐसी अच्छी हैं कि अगर हम 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड सारी सवाल प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाती हैं। साथ ही हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे दमित एंड फुटे, जनरल टोपोलॉजी चाहे तो केडी जोशी से देख सकते हैं जिनका टोपोलॉजी में इंटरेस्ट है। सिलेबस का ज़्यादा पोर्शन भी टोपोलॉजी में कवर नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें अगर आपका अच्छा है तो देख सकते हैं आप। ओडी पीडी एमडी राय सिंघानिया बहुत अच्छी, आप बैठिए चाय पीजिए और बढ़िया प्रॉब्लम सवाल सॉल्व करिए, इससे अच्छी कुछ किताब हो ही नहीं सकती है। बहुत सिस्टमेटिक आप पढ़िए, प्रैक्टिस थोड़ा सा करिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन, रॉस, देखिए आपको मैंने इसमें किताबों के फोटो भी दे दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कॉर्डिंगटन, ये किताब थोड़ा रिसर्च लेवल पे डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई लोगों को लग रहा होगा ये सारी किताबें कहाँ हैं, अभी तक तो थी नहीं एमएससी में, लेकिन अगर ये सारी किताबें अपन पढ़ लेंगे तो हमारा जीआरएफ होना तय है।
एक एलिमेंट्री कोर्स इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टी अमरनाथ, एक इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किताब आप ऐड कर लीजिए, फूलन प्रसाद, फूलन प्रसाद प्लस रेणुका रविंद्रन, रेणुका रविंद्रन, ये दोनों ही राइटर हैं, बहुत अच्छी किताब है। ये के शंकर राव, इसका जो सॉल्यूशन है वो सेकंड ऑर्डर वाला, ये मैं बता रहा था ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हाइपरबोलिक पैराबोलिक, ये बहुत अच्छा है इसमें, हाइपरबोलिक पैराबोलिक और इलिप्टिक, ये बहुत अच्छा पोर्शन इसमें दिया गया है शंकर राव में। साथ ही न्यूमेरिकल में जैन एंड आइंगर, मतलब ये तो ये मान लीजिए प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम अनसॉल्व नहीं रह जाती, कंसेप्ट अनसॉल्व नहीं रह जाते। हाँ, नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स वैरायटी वाला है लेकिन कम प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम लोग नेट के सवाल के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी और जो एटीट्यूड है वो हमारा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ए एस गुप्ता वही कवर है जो 2005 में जब मैं नेट दिया करता था उस समय था। आप समझिए नेट में 40 में से 10 सवाल सॉल्व करने पड़ते थे जब 2005 में मैं अपियर हुआ था, तो आई हैव अटेम्प्टेड 8.5 क्वेश्चंस, और उससे क्या हुआ, मुझे एसपीएम कॉल हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप कॉल हुआ, एसपीएम कॉल हुआ। एसपीएम कॉल टॉप 20% लोगों को होता है जो पूरे साल में निकलते हैं उनको। तो मतलब 8.5 सवाल करना, 8 इसी स्ट्रेटेजी से जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, 8.5 सवाल लिखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपके एक आध दो सही भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पूरा लिखना जैसे आप एमएससी में लिखते हैं सही होना, केवल इन किताबों से और इन स्ट्रेटेजी से हमने पढ़ाई की, तो उससे काम आसान हो गया। इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद सफल नहीं होता तो नहीं बता पाता। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ये भी एमडी राय सिंघानिया से पढ़ सकते हो, आप लोग पढ़ना ही है। क्लासिकल मैकेनिक्स, अगर आपका बैकग्राउंड है, मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में तो इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश में बैकग्राउंड है कहीं तो आप कर सकते हैं इसको, अन्यथा आप जो बचा हुआ पोर्शन है वहीं से आप अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। फंडामेंटल अप्लाइड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का कुछ पोर्शन प्रोबेबिलिटी वगैरह जिनका इंटरेस्ट है वो कर लीजिए, अदरवाइज मैं सलाह देता हूँ गणित के बच्चों को कि वो स्टैटिक्स नहीं भी करेंगे तब भी उनका काम हो जाएगा। साथ ही ऑपरेशन रिसर्च, डीएस हीरा, इसमें तो केवल एलपीपी प्लस असाइनमेंट प्लस ट्रांसपोर्टेशन, केवल इतनी चीजें पढ़ने के बाद अपन एग्जाम देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। दीज आर दी बुक्स और वी विल स्टार्ट विथ लीनियर अलजेब्रा, ये भी लिख दिया है। हम लोग शुरू करेंगे विधिवत क्लास। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास से आपको एक तो ये बात समझ में आ गई होगी कि नेट क्यों, और ये भी समझ में आ गया होगा कि नेट इतना आसान है, और ये भी समझ में आ गया होगा नेट क्वालिफाई करने के बाद हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। नेट के बाद क्या बन जाएंगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाएगी, अच्छी पीएचडी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर आजकल कॉलेज में बहुत बन रहे हैं। मैं इस बार का जो परीक्षा परिणाम रहा है मध्य प्रदेश पीएससी का, जो मैंने देखा है साइट पे, कुछ पद ऐसे हैं, लगभग 35 के आसपास पद है जो खाली रह गए हैं योग्य उम्मीदवार ना मिलने से। उसमें 35 पद क्यों खाली रह गए, या तो बच्चे वो नेट क्वालिफाई नहीं है या सेट क्वालिफाई नहीं है, तो एपियर नहीं हो पा रहे। अगर एपियर भी हो पा रहे हैं तो 900 नंबर का कुल एग्जाम में 800 का रिटर्न है, 100 का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में भी अगर ये कंसेप्ट आपके अच्छे हैं, कभी हमारे विद्यार्थियों ने पास किया, लगभग 8 विद्यार्थी उसमें पास हुए हैं, हाईएस्ट नंबर मिले 72-73 नंबर, वो भी मेरा एक स्टूडेंट है। अगर आपके 900 में से 800 नंबर का रिटर्न है, 100 नंबर का इंटरव्यू है, तो 100 नंबर का इंटरव्यू भी आपका इसी बेस पे जा रहा है कि आपका कंसेप्ट कैसा है। वो बोर्ड पे इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे ऐसे नहीं इंटरव्यू हो रहा कि जैसे आयोग लेता है प्रशासनिक सेवाओं के लिए बैठा के आपसे, वैसे नहीं, आपको बोर्ड पे खड़ा कर देते हैं, बताइए क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, पोल क्या है, एनालिटिक फंक्शन क्या है। तो अगर आपका अच्छा है तो आप बता पाएंगे। प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, जेआरएफ बन जाएंगे, एक बेहतर कैरियर। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा मन लगता है तो आप आईआईटी में चले जाइए, आप आईआईएससी में चले जाइए। अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा ओरिएंटेशन है रिसर्च में तो आपको बेहतर भविष्य आपकी इंतजार में। सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपको 2 से 3 घंटे नियमित रूप से 5 से 6 महीने पढ़ना है। नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर सब आपकी मुट्ठी में रहेगा,
और मैथमेटिक्स में योग्य लोगों की कमी है। समझिए, एमएससी तो बहुत लोग करते हैं लेकिन ओरिएंटेशन नहीं होता, अध्ययन सामग्री नहीं होती। तो आप मेरी इस वर्कशॉप की क्लास से, इस ओरिएंटेशन क्लास से आप स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं, आप सहयोग भी ले सकते हैं। अंतिम उद्देश्य ये है कि हमको 125 अंक लाने हैं। कितने में से? 200 में से। तो 100% आप कहाँ चले जाएंगे? जेआरएफ पास कर लेंगे। तो पढ़िए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर लीनियर अलजेब्रा के साथ।